हाय एवरीवन, वेलकम टू NFA नेट क्लासेस। तो पिछली क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था एटॉमिक रेडियाई के बारे में। अब इस क्लास में हम लोग आगे बढ़ेंगे सेकेंड ट्रेंड की तरफ, जो है आयनाइजेशन पोटेंशियल। ठीक है, आयनाइजेशन पोटेंशियल क्या होता है? आयनाइजेशन पोटेंशियल इज द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम आइसोलेटेड गैसियस एटम इन इट्स ग्राउंड स्टेट। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है? सिंपली यहाँ पे बात हो रही है इलेक्ट्रॉन के रिमूवल से। अब दो चीज़ें यहाँ पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो क्या है? एक, ये इलेक्ट्रॉन रिमूवल कहाँ से हो रहा है? आइसोलेटेड गैसियस एटम से, और वो एटम किस फॉर्म में है? ग्राउंड स्टेट में। ठीक है, तो हम लोगों को सबसे पहले हम लोग कल क्या देखे थे? एटम देखे थे। एटम जो होता है वो किससे किससे बना होता है? कल ही बता रही थी। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो है वो सेंटर पे रहते हैं, पॉजिटिवली चार्ज, और जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो अगल बगल में रिवॉल्व होते रहते हैं। ठीक है, अब कल मैंने क्या बताया था कि जो प्रोटॉन्स होते हैं वो पॉजिटिवली चार्ज, जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो नेगेटिवली चार्ज, इनके बीच में क्या होता है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। ठीक है, अब ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, तो अगर हमें ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकालना है, ठीक है, मान के चलो हम लोगों को किसी भी एक रिएक्शन में वो इलेक्ट्रॉन निकालने की ज़रूरत पड़ रही है, तो जब हम ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकालेंगे तो क्या होगा? इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, ये जो बॉन्डिंग है, ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, इनको तोड़ना पड़ेगा। अब इनको तोड़ने के लिए क्या करना पड़ेगा? एक मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी देनी पड़ेगी। तो किसी भी इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो अमाउंट ऑफ एनर्जी देनी पड़ती है उसको हम लोग बोलते हैं आयनाइजेशन पोटेंशियल। अब इसमें दो चीज़ें क्यों लिखी हुई है? आइसोलेटेड गैसियस एटम और ग्राउंड स्टेट, क्योंकि ये जो भी एटम है, ठीक है, इसके सिर्फ और सिर्फ ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ही नहीं इसमें काम कर रहा होता है, और भी अदर फोर्सेस इसमें काम कर रहे होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर वो सॉलिड स्टेट में है तो उनके अराउंड अगर कोई और एटम है तो इनके इलेक्ट्रॉन्स जो है इसमें क्या करेंगे? एक फैक्टर कंट्रीब्यूट करेंगे। मतलब अगर सॉलिड स्टेट है, ठीक है, कोई भी एक सॉलिड स्टेट का एटम हम लोग लिए, अगर हम लोग इसमें एनर्जी दे रहे हैं तो क्या होगा? इनके बॉन्ड्स टूटेंगे और सॉलिड पहले किस में? लिक्विड या फिर गैसियस स्टेट में चेंज होगी। अगर गैसियस में चेंज हो रही है तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? सब्लिमेशन एनर्जी। अब अगर हम लोगों ने इस एनर्जी को ले लिया, ठीक है, इसके बाद फिर सब्लिमेशन एनर्जी के बाद इस गैसियस एटम में हम लोग कंटिन्यू एनर्जी देते गए, तब क्या हो गया? इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकल गया। ठीक है, तो इसमें क्या हो रहा है? दो प्रोसेस आ जा रहा है। एक एनर्जी पहले यूज़ हो रही है सॉलिड से गैस बनने में, गैस से फिर वह एनर्जी यूज़ हो रही है जो भी एटम है उसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकालने में। इसका मतलब क्या है कि हमारी जो भी एनर्जी है यहाँ पर यूज़ हो रही है वो है आयनाइजेशन पोटेंशियल, या फिर आयनाइजेशन एनर्जी हम लोग इसको बोलेंगे, ये वाली एनर्जी को। ठीक है, इतना समझ में आ गया? तो जो भी मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड हो रही है उसको तोड़ने के लिए उस बॉन्ड को, ताकि हम वो इलेक्ट्रॉन बाहर निकल पाएँ, उसको हम लोग बोलते हैं आयनाइजेशन पोटेंशियल। अब क्योंकि ये एनर्जी लग रही है इसलिए ये क्या होता है? एंडोथर्मिक इन नेचर। हम लोगों को एनर्जी देनी पड़ रही है ना, तो इसीलिए ये क्या है? एंडोथर्मिक है। मतलब जो भी एनर्जी देनी पड़ेगी वो पॉजिटिव चार्ज के साथ आएगा। अब क्योंकि ये एनर्जी है इसलिए ये किस में एक्सप्रेस होगा? या तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम में और किलोजूल पर मोल में। ठीक है, इतनी बातें समझ में आ गई? क्या है आयनाइजेशन पोटेंशियल? एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है। अब देखो तीसरा पॉइंट, स्मॉलर द एटम लार्जर इज द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ठीक है, एंड द लार्जर इज द IP। ठीक है, अब देखो कल मैंने आप लोगों को क्या बताया था? जितना ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा उतने ज़्यादा क्या होगा? वो बाहर के इलेक्ट्रॉन्स को प्रोटॉन अपनी तरफ खींचेगा, उतना ज़्यादा छोटा उसका साइज़ होता जाएगा एटम का। ठीक है, जितना छोटा साइज़ उतना ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, उतना ज़्यादा हम लोगों ने देखा था Z इफेक्टिव था, है ना? तो जितना ज़्यादा Z इफेक्टिव था उतना ही छोटा एटम, तो क्या होगा? उन बॉन्ड्स को तोड़ने में उतनी ज़्यादा एनर्जी लगेगी। तो जितना ज़्यादा स्मॉलर एटम होगा उतना ज़्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड होगा, और इसलिए उतना ज़्यादा उसका आयनाइजेशन पोटेंशियल की वैल्यू ज़्यादा होगी। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं कि जो कैटायंस हैं उनकी क्या होती है? आयनाइजेशन पोटेंशियल बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, ये समझ में आ गया? अब फोर्थ पॉइंट, सक्सेसिव IP ऑलवेज इंक्रीजेस। ठीक है, एक तो एक एटम है, ठीक है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, और ये एटम है जिसमें इलेक्ट्रॉन्स है।
पहले तो इसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, हम लोगों ने इनकी मर्ज़ी के बिना एक इलेक्ट्रॉन किडनैप कर लिया। अब हम जाएंगे दूसरा इलेक्ट्रॉन लेने, तो क्या ये विलिंगली वो इलेक्ट्रॉन देगा? वो बोलेगा नहीं, एक तो तुम लेके चले गए, ये दूसरा मैं नहीं दूंगा। मतलब क्या करना पड़ेगा? दूसरे को बाहर भेजने के लिए और एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी। मतलब जो सेकेंड IP होगा या सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी होगा वो क्या होगा? उससे ज़्यादा हो जाएगा। वैसे ही अगर हम लोग दूसरा भी चला गया, अब तीसरे की बारी, अब तो वो जिद पड़ जाएगा कि नहीं, अब तो मैं तीसरा इलेक्ट्रॉन जाने ही नहीं दूंगा। ठीक है, तो तीसरा वाले के लिए हम लोग को क्या होगा? और ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी। वैसे ही जैसे जैसे हम लोग इलेक्ट्रॉन्स निकालते जाते हैं वैसे वैसे क्या होता है, उसमें एनर्जी ज़्यादा लगती जाती है। अब इसी को हम लोग ईजी वे में कैसे समझेंगे? हम लोग इसी को क्या बोलते हैं, आयनिक, जो कल हम लोग पढ़ रहे थे ना, आयनिक रेडियाई कैटायंस और एनायंस से, उससे भी कोरिलेट करके देखते हैं। अभी हम क्या बोले कि जितना ज़्यादा स्मॉलर एटम होता है उतना ज़्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड होती है। तो जो कैटायंस होते हैं उनमें क्या होता है, +3 वाले जो होते हैं वो स्मॉलर होते हैं रेडियाई में, +2 वाले उससे छोटे, और +1 वाले +2 वाले उससे बड़े, +1 वाले उससे बड़े। मतलब जितना ज़्यादा छोटा होते जाएगा कैटायंस का पॉजिटिव चार्ज उतना बढ़ते जा रहा है। मतलब आयनाइजेशन एनर्जी हम लोग इसको 3 ले सकते हैं, ये आयनाइजेशन एनर्जी 2, ये आयनाइजेशन एनर्जी 1। मतलब किसी भी एटम से हम लोग पहले इलेक्ट्रॉन निकाले, जो एनर्जी लगा, दूसरे से निकाले उससे ज़्यादा एनर्जी, तीसरे में उससे ज़्यादा एनर्जी। तो देखो साइज़ डिक्रीज़ होते जा रही है और आयनाइजेशन एनर्जी क्या होते जा रहा है? इंक्रीज़ हो रहा है। ये सिर्फ कोरिलेशन करने का एक ट्रिक बता रही हूँ। क्यों? क्योंकि अगर कल को हम भूल गए कि क्या था आयनाइजेशन एनर्जी और एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आए, तो हम लोग क्या कर सकते हैं? कोरिलेट करके एटलीस्ट वो क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, हम आगे देखते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग आयनाइजेशन पोटेंशियल। ठीक है, अभी अभी हम लोगों ने देखा जो आयनाइजेशन पोटेंशियल होता है वो साइज़ के क्या होता है? इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। जितना ज़्यादा स्मॉलर साइज़ उतना ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, उतना ही ज़्यादा आयनाइजेशन पोटेंशियल। ठीक है, अब नंबर ऑफ शेल्स जैसे जैसे बढ़ते हैं वैसे वैसे साइज़ बढ़ता है, जैसे जैसे साइज़ बढ़ेगा वैसे वैसे आयनाइजेशन पोटेंशियल क्या होगा? कम होते जाएगा। ठीक है, ये तीसरा है मेटल्स के लिए, फॉर रिएक्टिविटी ऑफ एलिमेंट्स। अब मैं आपको बताती हूँ, आयनाइजेशन पोटेंशियल किसी भी एलिमेंट का क्या होता है? जैसे जैसे कम होगा, मतलब क्या होगा? उसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उतना ही कम है। ठीक है, फॉर एग्जांपल हम लिखते हैं सोडियम मेटल, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 11। ठीक है, 1s2, 2s2, 2p6, 3s1। अब हमें पता है कि ये एक इलेक्ट्रॉन ईजिली दे देता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ये अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लेता है। ठीक है, नोबल गैस कन्फिगरेशन में आ जाता है। अब अगर ये इलेक्ट्रॉन इजीली देके Na+ में कन्वर्ट हो जा रहा है, Na अपना 1 इलेक्ट्रॉन देके इजीली Na+ में कन्वर्ट हो जा रहा है, इसका मतलब क्या है? इसकी रिएक्टिविटी ज़्यादा है। इसकी रिएक्टिविटी अगर ज़्यादा है, रिएक्टिविटी इज़ मोर, अगर इसका रिएक्टिविटी ज़्यादा है इसका मतलब क्या है? इसका आयनाइजेशन पोटेंशियल क्या है? लेस है। ठीक है, तो जितना ज़्यादा रिएक्टिविटी होता है एलिमेंट्स का, मेटल्स का, मतलब उतना ही कम उसका आयनाइजेशन पोटेंशियल होता है। मतलब उतना ईजिली हम लोग वो इलेक्ट्रॉन उस एलिमेंट से ले सकते हैं। ठीक है, अब कुछ छोटे मतलब स्मॉल फैक्टर्स जो कि अफेक्ट करते हैं वो है, सबसे पहला पेनिट्रेशन पावर। हम लोगों को पता है कि किसी भी एटम में सबसे पहले क्या आता है? S सब शेल आता है। ठीक है, उसके बाद फिर क्या आता है? P सब शेल आता है। ठीक है, ये S है, ये P है, फिर D आता है और उसके बाद फिर आता है F। ठीक है, तो अगर हमें देखा जाए तो जो S है वो कहाँ है? पास में। पास में मतलब इसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो लग रहा है वो ज़्यादा है। ठीक है, P में क्या है? उससे कम है, D में उससे भी कम है, F में बहुत ज़्यादा कम है। तो ये इलेक्ट्रॉन इतना ज़्यादा दूर है कि इसको हम लेके किडनैप भी कर लें तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला वहाँ पे। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर जो S सब शेल है उसका जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो ज़्यादा है, मतलब उसमें आयनाइजेशन पोटेंशियल कंपेरेटिवली ज़्यादा होगा। ठीक है, तो अगर हम लोग किसी S सब शेल का कोई भी इलेक्ट्रॉन को अगर हम लोग निकालते हैं या फिर P सब शेल का निकालते हैं तो क्या होता है? S में कंपेरेटिवली ज़्यादा एनर्जी लगता है, P में कंपेरेटिवली कम, D में उससे भी कम, F में उससे भी कम।
ठीक है, इतना समझ में आया। ये क्या है, पेनिट्रेशन पावर, मतलब S में जो एनर्जी है वो सबसे ज़्यादा लगेगी, फिर P में, फिर D में, उसके बाद फिर F में। अब हम लोग आते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट में। ऑक्सीडेशन स्टेट सिंपली कैटायन से याद कर लेना, ठीक है। हम लोगों ने लिया +3 +2 +1, ठीक है, ऐसे लिख लेती हूँ, +1 +2 +3। अब क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज कर रही है, ठीक है। ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज कर रही है तो क्या हो रहा है, आपका साइज ऑफ कटायन डिक्रीज करता है, क्योंकि साइज ऑफ कटायन किस पे डिपेंडेंट होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द चार्ज ऑफ कटायंस। कल ही हम लोगों ने देखा था, ठीक है। तो ये जो साइज होता है ये डिक्रीज करता है, तो यहाँ पे आयनाइजेशन पोटेंशियल क्या होगी, इंक्रीज होगी। अभी हम लोगों ने देखा जैसे जैसे साइज डिक्रीज होता है वैसे वैसे आयनाइजेशन पोटेंशियल इंक्रीज होता है, क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीज करता है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया, ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज हो रहा है तो आयनाइजेशन पोटेंशियल भी इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। अब लास्ट, स्टेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, हाफ फिल्ड और फुल्ली फिल्ड आर मोर स्टेबल। सिंपल सी बात है, हम लोगों को खुद पता है जो हाफ फिल्ड और फुल्ली फिल्ड होते हैं वो अपने इलेक्ट्रॉन्स इजीली जाने नहीं देते। जैसे सोडियम में अभी अभी हम लोग देखे कि वो एक इलेक्ट्रॉन देके नोबल गैस कन्फिग्रेशन अटेन किया, अब वो दूसरा इलेक्ट्रॉन जाने ही नहीं देगा, क्यों, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड है, ठीक है। उसके पास उसको जितनी ज़रूरत है ना, मतलब ज़िंदगी जीने के लिए जितनी चीज़ों की ज़रूरत है उसके पास है, अब वो घर से बाहर ही नहीं निकलना चाहता, एक भी इलेक्ट्रॉन वो देना ही नहीं चाहता। तो इसलिए हम लोग देखेंगे जो भी हाफ फिल्ड और फुल्ली फिल्ड होंगे वो सारे क्या होंगे, ज़्यादा स्टेबल हो जाएंगे, ठीक है। अब हम एक एग्जांपल लेते हैं, सेकंड ग्रुप पीरियड्स के जितने भी एलिमेंट्स हैं उनको देखते हैं कि किस हिसाब से हम लोग इनको अरेंज कर सकते हैं। सबसे पहले क्या होता है, साइज़ के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। तो इस हिसाब से क्या होना चाहिए, जैसे जैसे साइज़ डिक्रीज़ करता है वैसे वैसे आयनाइजेशन पोटेंशियल इंक्रीज़ होना चाहिए, ठीक है। सबसे पहला हम लोग जो मेजर फैक्टर है वो याद रखेंगे, ठीक है, कि जैसे जैसे साइज़ डिक्रीज़ होगा आयनाइजेशन पोटेंशियल इंक्रीज़ होगा। इसके अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए, पहले नियॉन, फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन, बेरिलियम, बोरॉन, बेरिलियम एंड देन लिथियम, ठीक है। इतना समझ में आया। अब इसके अलावा कुछ और माइनर फैक्टर्स थे, तो क्या होते हैं, उनसे एडजेसेंट एटम के साथ उनका थोड़ा आगे पीछे हो जाता है, थोड़ा बहुत कम ज़्यादा हो जाता है। पहला हम लोगों को क्या याद है, पेनिट्रेशन पावर, दूसरा क्या है, हाफ फिल्ड फुल्ली फिल्ड कन्फिग्रेशन, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पर जो नाइट्रोजन है उसका क्या होता है कन्फिग्रेशन 2p3 और ऑक्सीजन का क्या हो जाता है 2p4। तो नाइट्रोजन है ये क्या है, हाफ फिल्ड है ना। यहाँ पे नियॉन क्या है, फुल्ली फिल्ड, ठीक है। और यहाँ पे बेरिलियम क्या है, फुल्ली फिल्ड, अपना s ऑर्बिटल अगर हम लोग इसका देखें तो s2 कंप्लीट है, इसमें 2p6 कंप्लीट है, ठीक है। अब नियॉन का तो ज़्यादा है ही, तो यहाँ पे इफेक्ट नहीं पड़ रहा है। इफेक्ट कहाँ पे पड़ रहा है, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, नाइट्रोजन का ज़्यादा ऑक्सीजन का कम, क्यों, क्योंकि उनका हाफ फिल्ड कन्फिग्रेशन है, वो इलेक्ट्रॉन जाने नहीं देगा। और ऑक्सीजन के पास तो 2p4 है तो वो एक इलेक्ट्रॉन तो ईजिली दे देगा, क्योंकि उसको भी 2p3 होना है, ठीक है। तो वो क्या करेगा, ईजिली इलेक्ट्रॉन दे देता है। अब हमारा दूसरा चीज़ आता है पेनिट्रेशन पावर। तो बेरिलियम में क्या है 2s2 और बोरॉन में क्या है 2s2 2p1, ठीक है। अब देखो यहाँ पे भी पेनिट्रेशन पावर का आया, तो इसलिए क्या होता है, जो बोरॉन है उसका जो ज़्यादा है उसका कम हो जाता है और बेरिलियम का ज़्यादा हो जाता है। दोनों तरह से हम लोग देख सकते हैं। ये 2p1 जो है ये न्यूक्लियस से दूर है, यहाँ पे S है, यहाँ पे P है, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालना इजी हो जाएगा, ठीक है। तो जो भी न्यूक्लियस है वहाँ से P से इलेक्ट्रॉन निकालना इजी हो जाएगा। तो ये क्या करेगा, बोरॉन आपका इजीली इलेक्ट्रॉन दे देगा, जितना इजीली इलेक्ट्रॉन दे देगा उतना ही लेस क्या हो जाएगा आपका आयनाइजेशन पोटेंशियल। तो क्योंकि ये इजीली विलिंग है इसलिए इसका कम हो जाएगा, ठीक है।
तो ये आपका फाइनली जो ऑर्डर बनता है वो ये बनता है। वैसे क्या होना चाहिए, नियॉन, फ्लोरीन, ऑक्सीजन, कार्बन, बोरॉन, बेरिलियम, लिथियम होना चाहिए, पर दो जगह हम लोग याद करेंगे। एक जगह यहाँ पे नाइट्रोजन और ऑक्सीजन एक्सचेंज होगा, यहाँ पे बेरिलियम बोरॉन। क्यों? एक जगह हाफ फिल फुली फिल कन्फिग्रेशन के कारण, यहाँ पे क्या होगा, पेनिट्रेशन पावर के कारण। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब आप लोग क्या करिएगा, आप लोग होमवर्क में थर्ड पीरियड के जो एलिमेंट्स हैं उनको एक बार बना के देखिएगा, उनका जो अरेंजमेंट है वो एक बार करके देखिएगा। ठीक है, अब यहाँ पर मैंने क्या किया, इसको कुछ स्टेप्स में लिख दिया है। ठीक है, सबसे पहले हम लोग किस हिसाब से अरेंज किए, स्मॉलर साइज़ और लार्जर आईपी। ठीक है, तो हम लोग देखते गए साइज़ के अकॉर्डिंग जो भी आयनाइजेशन पोटेंशियल का वैल्यू है, साइज़ डिक्रीज होता है, आईपी इंक्रीज होता है, इसके हिसाब से अरेंज कर लिया। अब क्या किए, हाफ फिल और फुली फिल कन्फिग्रेशन और पेनिट्रेशन पावर वगैरह को हम लोग देख के इनको मार्क कर लिए। इनको मार्क करने के बाद क्या किए, इनको एडजेसेंट एटम से एक्सचेंज कर दिए। ठीक है, इतना समझ में आया। अब सक्सेसिव आयनाइजेशन पोटेंशियल, ये वाला चीज़ जो होता है ये आपका इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, अगर हम लोग यहाँ पे अभी तक क्या देखे, फर्स्ट आयनाइजेशन पोटेंशियल निकालना देखे, अब हम क्या देखेंगे, सेकेंड आयनाइजेशन पोटेंशियल या फिर थर्ड आयनाइजेशन पोटेंशियल निकालना देखेंगे। ठीक है, तो पहले तो आप लोग को मैं ये स्टेप समझा दे रही हूँ, फिर आगे एक एग्जाम्पल है उसके हिसाब से अरेंज करेंगे। ठीक है, सबसे पहले क्या करेंगे, नहीं मैं पहले समझा देती हूँ फिर स्टेप्स बताऊँगी। देखो, जैसे कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन है। ठीक है, अब इसका क्या है, 2p2, 2p3, 2p4 और इसमें 2p5 है। ठीक है, ये आपका इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है। 1s2 2s2 सब में कॉमन है इसलिए मैं नहीं लिखी हूँ। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, एक इलेक्ट्रॉन माइनस कर देंगे। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन माइनस करेंगे तो कार्बन प्लस का क्या हो जाएगा, कार्बन प्लस का हो जाएगा 2p1, नाइट्रोजन प्लस का हो जाएगा 2p2, ऑक्सीजन प्लस का हो जाएगा 2p3 और फ्लोरीन प्लस का हो जाएगा 2p4। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन। अब हमें क्योंकि सेकेंड आयनाइजेशन पोटेंशियल निकालना है, मतलब एक इलेक्ट्रॉन निकल चुका है, यहाँ तक हम लोग पहुँच चुके हैं। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इसमें से एक और इलेक्ट्रॉन निकालना है। ठीक है, एक और इलेक्ट्रॉन निकालना है, मतलब हम लोग 2p1 से निकालेंगे, 2p2 से निकालेंगे, 2p3 से निकालेंगे और 2p4 से निकालेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर भी सेम चीज़ आती है, जैसे जैसे इधर जाते जाएंगे तो साइज़ क्या होगा, डिक्रीज़ होते जाएगा। जैसे जैसे साइज़ डिक्रीज़ होते जाएगा वैसे वैसे आईपी इंक्रीज़ होते जाएगा। मतलब पहले क्या होना चाहिए, 2p4 का होना चाहिए, फिर 2p3 का, फिर 2p2 का, फिर 2p1 का। पर क्या होता है, क्योंकि यहाँ पर क्या आ गया, हाफ फिल कन्फिग्रेशन आ गया है ना, तो इसका क्या होगा, ज़्यादा हो जाएगा। मतलब क्या होना चाहिए था, पहले फ्लोरीन का, फिर ऑक्सीजन का, फिर नाइट्रोजन का, फिर कार्बन का। पर यहाँ पर क्या है, ऑक्सीजन का हाफ फिल कन्फिग्रेशन है, तो ऑक्सीजन का क्या हो जाएगा, फ्लोरीन से ज़्यादा हो जाएगा। मैं बताई थी ना, एडजेसेंट एटम से हम लोग क्या करेंगे, जस्ट उल्टा कर देंगे। ठीक है, इससे तो ज़्यादा है ही, इससे भी ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए इसके साथ एक्सचेंज कर रहे हैं। इस चीज़ में भी कंफ्यूज मत होना, ये मत करना कि इसके साथ एक्सचेंज कर दिए, इससे तो ज़्यादा वो ऑब्वियसली है, इससे ज़्यादा होगा। ठीक है, तो 2p4 का पहले निकलेगा, फिर 2p3 का निकलेगा, उसके बाद फिर नाइट्रोजन, फिर कार्बन, सॉरी 2p3 का, फिर 2p4 का, फिर 2p2 का, फिर 2p1 का। तो ये किसका ऑर्डर है, आपका सेकेंड आयनाइजेशन पोटेंशियल का ऑर्डर आ गया। अब जब एग्ज़ाम में पूछता है, ठीक है, इतना एक बार पहले नोट डाउन कर लेना। अब जब एग्ज़ाम में पूछता है तो सिर्फ ये कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन तक ही नहीं सीमित रहेगा, ये उससे बड़े कुछ एलिमेंट्स भी दे सकता है। ठीक है, तो हम लोगों को क्या करना चाहिए, इसका ट्रिक पता होना चाहिए ताकि जो टाइम है वो ईजिली यूटिलाइज हो। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, एक इलेक्ट्रॉन पहले माइनस किए थे, याद है, तो एक इलेक्ट्रॉन माइनस करने से क्या हुआ, एक कन्फिग्रेशन पीछे हो गया। पहले ये क्या था, 2p5 था, 2p5 से क्या हो गया, एक इलेक्ट्रॉन माइनस किए तो 2p4, तो 2p4 किसका आता है, ऑक्सीजन का आता है। तो फ्लोरीन की जगह हम लोग क्या लिख देंगे, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की जगह हम लोग क्या लिख देंगे, एक कम, मतलब नाइट्रोजन, क्योंकि 2p4 का क्या हो गया, 2p3 हो गया। नाइट्रोजन की जगह क्या लिख देंगे, कार्बन, कार्बन की जगह हम लोग क्या लिख देंगे, बोरॉन। ठीक है, अब हम
इनको अरेंज करेंगे। इनको अरेंज करेंगे तो हम लोग को पता है नाइट्रोजन और ऑक्सीजन हम लोग क्या करते हैं, एक्सचेंज करते हैं। तो हम लोग सेकेंड आईपी का जब ऑर्डर लिखेंगे तो हम लोगों को ऑलरेडी जो चीज़ है वो याद रहेगा कि ऑक्सीजन का नाइट्रोजन से ज़्यादा होता है, नाइट्रोजन का कार्बन से ज़्यादा होता है, कार्बन का बोरॉन से। ये तो हम लोगों ने अभी देखा। अब हम क्या करेंगे, इनके जगह जो भी पहले हम लोग लिखे थे ना वो लिख देंगे। मतलब ऑक्सीजन की जगह क्या लिख देंगे, पहले फ्लोरीन लिए थे, नाइट्रोजन की जगह क्या लिए थे ऑक्सीजन, कार्बन की जगह क्या लिखे थे नाइट्रोजन, और बोरॉन की जगह क्या लिए थे कार्बन। ठीक है, ये आपका ऑर्डर आ जाएगा। सॉरी, नाइट्रोजन का ज़्यादा था, फिर ऑक्सीजन, फिर कार्बन, फिर बोरॉन। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका ऑक्सीजन, फिर फ्लोरीन, फिर नाइट्रोजन, फिर कार्बन। ठीक है, ये वाला अभी हम लोग जो देखे थे वो चीज़ है यहाँ पे। ठीक है, ये देखो सेम ऑर्डर आ गया जो चीज़ पहले आया था। तो क्या करेंगे हम लोग, अब यहाँ पे जैसे सेकेंड आयनाइजेशन पोटेंशियल का पूछा है, अगर थर्ड आयनाइजेशन पोटेंशियल का पूछता तो हम लोग क्या करते हैं, अगर कन्फिग्रेशन लिखते तो एक एक इलेक्ट्रॉन और माइनस करना पड़ता। तो हम लोग क्या करेंगे, अब थर्ड अगर आयनाइजेशन पोटेंशियल हम लोगों को पूछा है या फिर फोर्थ पूछा है तो उतने एलिमेंट्स हम लोग पीछे आ जाएंगे। ठीक है, तो अब मैं स्टेप्स बता देती हूँ। पहले रिप्लेस द एटम विथ इट्स प्रिसिसिव एलिमेंट। ठीक है, मतलब कि जितना आयनाइजेशन पोटेंशियल पूछेगा उतना हम लोग माइनस कर देंगे। ठीक है, पहले आयनाइजेशन पोटेंशियल मतलब एक ही इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, सेकंड मतलब 2 इलेक्ट्रॉन, थर्ड मतलब तीसरा इलेक्ट्रॉन जब निकाल रहे हैं तो ऑलरेडी 2 इलेक्ट्रॉन निकला हुआ है। ठीक है, तो अगर हम लोगों को थर्ड आयनाइजेशन पोटेंशियल पूछा है तो हम लोग जो कार्बन है उसका 2 एलिमेंट पीछे जाएंगे, मतलब हम लोग किस में जाएंगे, बेरिलियम पे जाएंगे। ऑक्सीजन के लिए पूछा है तो 2 पीछे, मतलब किस में जाएंगे, कार्बन पे जाएंगे। ठीक है, इस हिसाब से समझ में आया। अब हम लोग क्या करेंगे, उनके आयनाइजेशन पोटेंशियल की वैल्यूज़ के अकॉर्डिंग देख लेंगे कि ऑक्सीजन का ज़्यादा है कि नाइट्रोजन का ज़्यादा है कि कार्बन का ज़्यादा है। ये तो हम लोग को अच्छे से पता है। फिर हम लोग क्या करेंगे, उनके ओरिजिनल जगह पे जो भी एलिमेंट था वो लिख देंगे। ठीक है, तो नाइट्रोजन की जगह पहले क्या था आपका 2 आगे मतलब फ्लोरीन था, ऑक्सीजन की जगह क्या था, सॉरी नाइट्रोजन की जगह ऑक्सीजन था, ऑक्सीजन की जगह फ्लोरीन था, है ना। कार्बन की जगह क्या था, नाइट्रोजन था। ठीक है, इस हिसाब से हम लोग उनको रिवर्ट बैक कर देंगे। ठीक है, इतना समझ में आया। ये आपका मेन था, सेकेंड आईपी और थर्ड आईपी कैसे निकालते हैं। जो भी इसमें चीज़ें थी जो हम लोगों को देखना है वो मैंने आपको बता दी थी। अब इसके कुछ क्वेश्चंस हैं वो आप लोग देख लीजिए, ये ट्राई करिए सॉल्व करने का। अगर कहीं पे कोई भी दिक्कत आती है तो फिर कमेंट सेक्शन में ड्रॉप कर दीजिएगा। ये 5 क्वेश्चंस हैं। ठीक है, अब देखिए इसमें अगर आप लोगों को साइज़ का ट्रेंड पता है ऑलरेडी, उसमें जो एक्सेप्शंस है पता है, प्लस पेनिट्रेशन पावर आपको पता है, हाफ फिल, फुल फिल, कन्फिग्रेशन निकालना आपको आता है, तो आपसे ये सारे क्वेश्चंस क्या होंगे, ईजिली सॉल्व हो जाएंगे। जैसे यहाँ पे देखो आयनिक साइज़ वगैरह दिया है। ठीक है, तो आप एक बार क्या करेंगे, ये सारे क्वेश्चंस ट्राई करेंगे सॉल्व करने का। ठीक है, उसके बाद फिर अगर नहीं बनता है तो उसके बाद जाके सॉल्यूशन वीडियो में देखेंगे और उसके बाद फिर देखेंगे कहाँ पर आपकी गलती आ रही है, ताकि नेक्स्ट टाइम में वो वाली गलती ना हो। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट क्लास में अब हम आगे देखेंगे। थैंक यू सो मच।